चारपाई पर लेटे हुए वृद्ध तेजपाल अपने बचपन के दिनों में खो जाते हैं। तेजपाल एक होशियार लड़का, अपनी माँ का लाडला, पिता की आँख का तारा, उनके अंधियारों का चिराग, इकलौती लाठी उनके बुढ़ापे के लिए। तेजपाल की धुंधलाई नज़रों में वे चेहरे उभर आए। वह बोली बाली माँ, दुनियावी छल कपट से दूर मामूली से पिता। अब महसूस होता है कि एक एक चमन्नी को दांतों से मजबूती से पकड़े रखते उसके पिता कंजूस नहीं, मितव्ययी थे। माँ कृपण नहीं, समझदार थी। गोबर से लिपा पुता आंगन अब भी कभी कभी महक उठता है उसके सपनों में। कांपते हाथों से तेजपाल ने गिलास उठाया और पानी का एक घूंट भरा। यादों की अमरबेल उसके बूढ़े मन मस्तिष्क पर चढ़ आई थी। पूत के पग पालने में ही दिखने लगे थे। 4 साल की उम्र तक तो उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था। अनपढ़ माँ बस पास बैठी बैठी किताब में छपे शब्दों को छोटे छोटे काले चित्र समझ ताकती रहती। हर चित्र को बोलने का एक तरीका होता है, यह उसके लिए अचरज का विषय था। चौथी पास उसका बाप जब बच्चे को बताता, यह लिखा हुआ है आम, माँ आम के उस रंगीन चित्र को देखती, फिर देखती काले काले अक्षरों को। दोनों तरह के चित्रों में कितना अंतर था, मगर मतलब तो एक ही था। मतलब वृद्ध तेजपाल युवा तेजपाल को याद कर सोचता रह गया, मतलबी जीवन को जीकर उसने आखिर में पाया ही क्या। देखते ही देखते तेजपाल तेजी से बढ़ता गया। 5 वर्ष का होने पर जब वह पहली बार सरकारी स्कूल गया, वहाँ के शिक्षक उसकी प्रतिभा को देखकर हैरान थे। अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर उसने शिक्षकों के दिल में भी अपनी विशेष जगह बना ली थी। माँ बाप की उम्मीदें बढ़ती ही जा रही थी। माँ बाप दोनों मेहनत मजदूरी करते, लेकिन बेटे के खान पान और पढ़ाई में उनका सारा ध्यान रहता, पढ़ने में कोई कमी न रह जाए। इसलिए पिता कॉपी किताबों और स्टेशनरी के अन्य सामानों की भीड़ लगाए रखते घर में। वे जानते थे प्रतिभाशाली होने के बावजूद न पढ़ पाने का दर्द। पिताजी माँ को अक्सर बताया करते थे कि बचपन में वह भी तेजपाल की तरह ही होशियार थे, लेकिन गरीबी ने आगे पढ़ने ही न दिया और ना पढ़ने ने आगे बढ़ने न दिया। वे नहीं चाहते थे कि तेजपाल की शिक्षा में कोई कमी रहे। इस खातिर वे हर वह चीज़ दुकान से उठा लाते जिसके बारे में दुकानदार बताता कि वह सामग्री पढ़ने में कितनी ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन तेजपाल को एक चीज़ का हमेशा गम और गुस्सा रहता, उसके माँ बाप उसे बाजार की कोई ऐसी चीज़ नहीं खाने देते जो उसे पसंद होती। पिताजी तेजपाल के स्वास्थ्य के प्रति इतने चिंतित रहते कि बाजार की किसी भी तली हुई नमकीन वस्तु के प्रति उनका रवैया नकारात्मक ही रहता। तेजपाल माँ बाप की इस परवाह को कृपणता समझता। जब वह अपने सहपाठियों को तरह तरह के पकवान खाते देखता, वह सोचता, उसके माँ बाप इतने क्रूर क्यों हैं उस नन्ही सी जान के लिए, जो हरी सब्जियां खिलाने के लिए इतने ललायित हैं। हरा चारा तो भैंस भी खाती है, वह तो इतनी समझदार नहीं है। फिर उसके मानसिक विकास के लिए ऐसी चीज़ें खाने को उसे क्यों मजबूर किया जाता है। फिर समय के साथ यह शिकायत भी जाती रही, लेकिन उसके दिमाग में माँ बाप के चित्र पर कंजूसी होने का जो टैग लग गया था, वह कभी न जा सका। वक्त को कौन पकड़ कर रख सका है। वह तो बहता बीतता गया और 10वीं बोर्ड परीक्षा में जब उसने कक्षा में टॉप किया, उसके माँ बाप के चेहरों पर बच्चों जैसा उल्लास उमड़ आया था। उन्होंने पूरे गांव में घूम घूम कर मिठाइयाँ बांटी। बच्चे ने तो परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था, लेकिन माँ बाप के लिए तो असली परीक्षा बाकी थी। प्राइवेट स्कूल की फीस सुनकर तेजपाल के बोले बाले बाप का माथा ठनक गया। इतनी फीस में तो उसके पूरे घर का साल भर का राशन चल जाता था। तेजपाल की कक्षा में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया था और एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला भी ले लिया। मगर तेजपाल का बाप अभी तक इन निजी विद्यालयों के दर पर मारा मारा फिरता रहा। तेजपाल की माँ कहती रही, सरकारी विद्यालय में पढ़कर जब उसने 10वीं में इतने अच्छे अंक लाए थे, तो 12वीं परीक्षा के लिए भी सरकारी विद्यालय में पढ़कर वह ऐसा कर सकता था।
लेकिन तेजपाल ने जिद पकड़ ली थी कि जब उससे कम अंक वाले प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो वह सरकारी स्कूल में क्यों पढ़े। बड़ी मुश्किल से अच्छे अंकों के आधार पर एक स्कूल फीस में 50% छूट छात्रवृत्ति के नाम पर देने को राजी हुआ। लेकिन केवल फीस भर देने से कहाँ काम चलने वाला था। फीस के बाद भी तरह तरह के खर्चे चलते रहे। महंगी दरों पर कॉपी किताबें यूनिफॉर्म स्कूल से ही लेने जरूरी थे। कई तरह के दूसरे खर्चे इतने थे कि तेजपाल के माँ बाप के लिए उन्हें चुकाना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2 साल देखते देखते बीत गए। तेजपाल ने पढ़ाई में कोई कसर न छोड़ी थी और नतीजा सामने था। उसने बहुत अच्छे अंकों के आधार पर 12वीं भी उत्तीर्ण कर ली थी। अब सोचना था आगे क्या किया जाए। तेजपाल ने वही करने का सोचा जो उससे पीछे रहने वाले लड़कों ने किया था। जयपुर जाकर डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग अर्थात CPMT की तैयारी। और उधर कोचिंग की फीस सुनकर माँ बाप के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग गई। जयपुर के कम नामचीन कोचिंग संस्थानों की फीस भी कई हजारों में थी। लेकिन तेजपाल ने जिद ठानी थी सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने की, जिसकी फीस थी मात्र 1 लाख रुपये। उस 1 लाख रुपये पर मात्र लिखा देखकर बेबस बाप ने कई बार उस पैम्पलेट को देखा। कहीं मात्र 1000 या मात्र 10,000 रुपये न लिखा हो, लेकिन वहाँ पर 1 लाख रुपये के साथ मात्र लिखा हुआ था, जिसका मतलब था वह तेजपाल को उस जगह नहीं पढ़ा सकता था। लेकिन तेजपाल ने जिद पकड़ ली थी तो बस पकड़ ली। वह अड़ा रहा। माँ बाप खुद को बेबस लाचार महसूस कर रहे थे। बाप का भी सपना था बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा इंसान बनाना। इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर एक कड़ा फैसला लिया। अपनी 2 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन बेचकर उन्होंने फीस का जुगाड़ कर ही लिया और बेटे को कोचिंग करने जयपुर भेज दिया। बाकी के खर्चे वह पेट पर पट्टी बांधकर मजदूरी पर चलाते रहे। कई बार ऐसा होता तेजपाल अपने माँ बाप पर पैसे देरी से भेजने के लिए जल्ला उठता। वे भी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते और जैसे तैसे बंदोबस्त कर तेजपाल की मांग पूरी करते और स्वयं उधार के राशन पर एक वक्त का खाना खाकर भी गुजारा करते। जैसे तैसे माँ बाप ने 1 साल निकाल ही लिया। तेजपाल ने अपना पूरा जोर लगा दिया था और उसे पता था वह आसानी से यह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। परीक्षा बीत गई और वह समय आ गया जब परिणाम की घोषणा होनी थी। माँ बाप बड़ी उम्मीदों से बाट जो रहे थे खुशखबरी की और परिणाम आ गया। तेजपाल का चयन नहीं हो सका। तेजपाल ने अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सांत्वना के 2 शब्द सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ बाप ने भी अपनी आंखें भिगो दी। जमीन बिकवाकर भी कोचिंग करने के बावजूद प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने की कसक तेजपाल के दिल में थी और उसने निश्चय किया अब वह पढ़ाई छोड़ देगा। पढ़ाई छोड़ देगा, यह सुनते ही तेजपाल के पिता का मुंह लटक गया। महीने भर तक तो वह न तो ढंग से खा पाया और न ही सो पाया। आखिरकार एक दिन वह अपने बेटे से बोला, चलो कोटा। रामस्वरूप जी बता रहे थे कि 1 साल की कोचिंग से भी कोई सिलेक्शन होता है क्या? 2 साल तो कम से कम चाहिए। तेजपाल फिर से जयपुर लौट आया अपने टूटे बिखरे सपनों को जोड़ने के लिए। तेजपाल ने यह भी नहीं पूछा कि फीस का जुगाड़ कैसे हुआ। वह तो बस जी जान से जुट गया अपने सपनों को साकार करने के लिए। उधर माँ बाप ही जानते थे कि शेष 1 बीघा जमीन भी उन्होंने बेच दी थी। तेजपाल ने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वह कहाँ जानता था कभी कभी मेहनत पर किस्मत हावी हो जाती है। पूरे साल लगातार मेहनत करने के बाद भी जब CPMT का परिणाम आया उसे निराशा ही हाथ लगी। लेकिन वह जिद्दी बाप कहाँ मानने वाला था। अपने मकान का आधा हिस्सा बेचकर उसने फीस का जुगाड़ किया और तीसरे साल वापस तेजपाल को कोचिंग करने भेजा। तेजपाल ने इस बार भी पूरी मेहनत की, दिन रात पढ़ा, परीक्षा दी और जब CPMT का परिणाम आया अपनी असफलता पर वह रोता रह गया। बस बहुत हो गया। उसने निश्चय किया, अपनी सभी किताबें आंगन में इकट्ठा की और आग लगा दी। एक पल भी नहीं रुका वह आग लगाने से पहले।
माँ बाप कुछ समझते, उससे पहले ही कई सारी किताबें नोट्स सवा हो चुके थे। बूढ़े तेजपाल ने पलंग पर लेटने से पहले अपने कांपते हुए हाथों से चद्दर सही की। सोचते सोचते वह उन जलती हुई किताबों की आग को आज भी महसूस कर सकता था। माँ बाप ने हार नहीं मानी थी, लेकिन तेजपाल हार मान चुका था। उसने एकदम आत्मसमर्पण ही कर दिया था। वह सरकारी कॉलेज से बीएससी के लिए आवेदन की तैयारी करने लगा। एक सुबह किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तेजपाल ने देखा, यह तो उसका सहपाठी महेश था। अरे, क्या तुम्हें पता नहीं क्या हो गया? किसी अनिष्ट की आशंका से तेजपाल कांप उठा था। क्या तुम्हें सच में पता नहीं? तेजपाल के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव देख महेश बोला, तेरा आरपीएमटी में सिलेक्शन हो गया ना? कोचिंग इंस्टीट्यूट से शुभम के पास कॉल आया था, जाकर कंप्यूटर वाले से पता करवा ले भले। तेजपाल प्रवेश पत्र ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते जब थक गया तो उसने सोचा वह तो शायद किताबों के साथ जला दिया होगा। तभी उसकी माँ, जो बस सब कुछ सुन रही थी, वह बागी बागी कागज का एक टुकड़ा लेकर आई। कहीं ये तो नहीं? तेजपाल ने अनमने ढंग से देखा और चौंक गया। यही तो है। वह भागा हुआ साइबर कैफे की ओर गया। जब वापस लौटा, उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था, जो उसे शिक्षक रामस्वरूप जी ने भेंट किया था। माँ बाप की आंखें खुशी से छलछला आई। बूढ़े तेजपाल की आंखों से भी उन दिनों को याद कर आंसू बह निकले। उस दिन के बाद से वह जैसे अपने माँ बाप को भूल ही गया। जयपुर के सरकारी कॉलेज से ही उसने एमबीबीएस की और उसके बाद सरकारी छात्रवृत्ति पर एमएस। जल्द ही वह सरकारी डॉक्टर बन गया। उसने अपनी बैचमेट से शादी भी कर ली और जयपुर में ही सेटल हो गया। एक बेटा हुआ, जिसके जन्म के साथ ही तेजपाल ने उसे डॉक्टर बनाने की ठान ली। कुछ सालों की सरकारी नौकरी के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और खुद का क्लिनिक खोला। कुछ साल क्लिनिक चलाने के बाद बैंक लोन लेकर एक बड़ा हॉस्पिटल खोला और देखते ही देखते गांव का तेजा शहर का डॉक्टर तेजपाल बन गया। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच तेजपाल के माँ बाप कहाँ थे? वे वहीं थे गांव में, अपने आधे बचे मकान में बची खुची जिंदगी बिताते हुए। तेजपाल एक दो दफ़ा आया और आकर मेहमानों की तरह लौट गया। जब तक शरीर में जोर रहा, दोनों ने मेहनत मजदूरी की, पेट पाला और जब देह जर्जर हो गई, ना जाने कब मर खप गए। तेजपाल को खबर दी गई माँ की मौत पर, लेकिन वह विदेश में एक सेमिनार में होने के कारण नहीं आ पाया और बाप के मौत की तो उस तक खबर भी शायद नहीं पहुँची हो। वह बाप जो पुरखों की 2 बीघा जमीन कई सालों तक सीने से लगाए घूमता रहा और फिर बेटे के ख्वाबों के लिए उसे दिल से बाहर निकाल फेंका। बूढ़े तेजपाल ने देखा, बाहर 2 वृद्ध आपस में उलझ पड़े थे। वह कमरे से उन्हें शांत करवाने बाहर आया और फिर उसकी नज़र पड़ी उस भवन के टंगे विशाल बोर्ड पर, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माता पिता वृद्धाश्रम। यही तो नाम था उस बड़े से भवन का, जिसे उसने अपने माँ बाप की यादों में अपनी सारी संपत्ति को बेचकर बनवाया था। जब उसका अपना इकलौता बेटा विदेश में ही सेटल हो गया और कभी न लौटा, अपनी माँ की मौत पर भी नहीं, अब तेजपाल खुद भी इसी वृद्धाश्रम के कई सारे बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था, जिन्हें उनके बेटों ने त्याग दिया था। बूढ़े तेजपाल ने फिर से पढ़ा, माता पिता वृद्धाश्रम। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और भी जोर डाला, लेकिन जर्जर हो चुके उसके दिमाग को याद ही न आया कि उसके माँ बाप का नाम क्या था। जर्जर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे उसके माँ बाप का नाम तक याद नहीं था। फिर एकाएक उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उसने प्यार से खुद के गालों को थपथपाया, जैसे कभी उसकी माँ किया करती थी, और खुद से बोला, माँ बाप का भी कोई नाम होता है क्या? वो तो बस माँ बाप ही होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।